प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्याय व्यवस्था पर दिया जोर। वीडियो संदेश के जरिए कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही कहा, कई कानूनों को खत्म कर नया कानून बनाने की है आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी पर जताई चिंता। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, भारत ने खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक रखा बरकरार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र की 2 दिवसीय दौरे पर अपने समकक्ष समेह शोकरी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से करेंगे संवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा किया बेनकाब। पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से बताया एक। और महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। अब तक के प्रतियोगिता के 8 फाइनलों में पहुंची भारतीय टीम आज 7वीं बार खिताब पर कब्जा करने की करेगी कोशिश। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। सम्मेलन का मकसद नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए एक भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कई सालों से चले आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और भी मजबूत होता है। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के जो मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा भी बहुत मददगार साबित होगी। इस समीक्षा के फोकस में ईज ऑफ लिविंग भी हो और ईज ऑफ जस्टिस भी हो। और प्रधानमंत्री ने कहा, देश में त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें भी बनी हैं। उन्होंने कहा, लोक अदालतों के माध्यम से बीते वर्षों में लाखों मामलों को सुलझाया भी गया है। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में
बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खास तौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज ने तमाम चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रगति की है। पीएम ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नए विचारों का आदान प्रदान करने और अपने आपसी सहयोग में सुधार करने में सक्षम होंगे। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा करनी है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो मंथन होगा उससे देश के लिए लीगल रिफॉर्म्स का अमृत जरूर निकलेगा। और वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। कानून मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत न्यायिक व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने राज्यों और न्यायिक व्यवस्था के दरमियान तालमेल पर भी जोर दिया। We all aspire to make India as a very progressive and very prosperous nation. And without a robust judicial system, a country cannot progress to the extent we desire to see our country to be. Without the cooperation and collaboration between judiciary and executive, we will not be able to translate the visions, the actions, all kind of laws passed by the parliaments and the assemblies. Now the parliament and the assemblies of India are very robust. As a large economy, India is the fastest large economy in the world. So the response from the judiciary, the matters which are in the court also should be supplementing to the need of the time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी का गठन साल 2019 में किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जारी मंदी, कमोडिटीज की कीमतों में वृद्धि और वित्तीय स्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिमों पर चिंता जाहिर की है। वॉशिंगटन स्थित आईएमएफ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदमों के बारे में भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में अवगत कराया। वित्त मंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कई देशों की मदद करने के लिए आईएमएफ की नई पहल फूड शॉक विंडो की भी प्रशंसा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु, वित्त और कम लागत वाली टेक्नोलॉजीज के हस्तांतरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बाद में उन्होंने वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक वातावरण के विषय में चिंतित है।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ भी मुलाकात की। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक ऋण कमजोरियों, जलवायु मामलों और G20 इंडिया प्रेसिडेंसी सहित कई वैश्विक मामलों पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मिस्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज मिस्र की राजधानी काहिरा में विदेश नीति के क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में दोनों देशों के बीच संबंधों और अंतर्दृष्टि के लिए उनके समर्थन का आभार व्यक्त किया। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। मिस्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत और मिस्र के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बम निरोधक दस्ते ने वहां के बांदीपोरा जिले में बड़ियारा और कंबाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपोरा सोपोर सड़क पर पाए गए एक आईडी को निष्क्रिय कर दिया। हरियाणा गुरुग्राम के बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो पार्ट्स बनाने की कंपनी में अचानक आग लग गई। अनुमान जताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। डॉक्टर कलाम की जयंती पूरी दुनिया में विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर कलाम को दुनिया भर के छात्रों को प्रेरित करने वाले छात्र के रूप में सम्मानित करते हुए 15 अक्टूबर 2010 से विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके आदर्श और अनमोल विचार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के लिए उनका योगदान बहुत सराहनीय है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी साझा की है। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन, लैब में ही डूबे रहने वाले, लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आते हैं। जैसे उनके बाल थे, वैसा उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में थे, कौन से नहीं चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचान, और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न। बढ़ेंगे आगे। फिल्म निर्माता एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज XXX में आपत्तिजनक कंटेंट्स को लेकर उन्हें फटकार लगाई है।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने अपनी कड़ी टिप्पणी में कहा कि कुछ तो किया जाना चाहिए। आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि ओटीटी सामग्री सभी के लिए उपलब्ध है और उनके वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहा है। बाइडेन ने टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए दुनिया के लिए यह बड़ा खतरा हो सकता है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, वो इसलिए क्योंकि वो परमाणु हथियारों का भंडारण कर रहा है, साथ ही वहां सेना और सरकार के बीच तालमेल नहीं है। तुर्की के उत्तरी बार्टिन प्रांत में एक ट्रांसफार्मर के कारण कोयला खदान में हुए विस्फोट में 49 श्रमिक फंस गए हैं। 11 श्रमिक किसी तरीके से खदान से निकलने में कामयाब रहे, जबकि 25 श्रमिकों की मौत हो गई। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि विस्फोट कोयला खदान में एक ट्रांसफार्मर के कारण हुआ, जिसका स्वामित्व राज्य के तुर्की हार्ड कोल एंटरप्राइजेस के पास है। विस्फोट खदान के प्रवेश द्वार से 300 मीटर नीचे हुआ। खदान में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। खबर पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सार्वजनिक क्षेत्र के निश्तर अस्पताल की छत से लगभग 200 सड़े गले शवों के मिलने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई शवों के अंग भी गायब बताए जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस 6 सदस्यीय कमेटी को जांच पूरी करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद नूर मस्कनजाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम मस्जिद से वापस आते वक्त उनको गोली मारी गई। ये हादसा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खारान में पेश आया। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में सुरक्षा अधिकारियों, प्रतिष्ठानों और विदेशी नागरिकों पर घातक हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में डिफेंडर्स डे मनाने के समारोह के दौरान सैनिकों को सम्मानित किया। यूक्रेन के लिए शहीद होने वालों की याद में एक कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का मौन भी रखा गया। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को गोल्डन स्टार से नवाजा और सैन्य इकाइयों को मानद उपाधियां सौंपी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को रूस पर जीत और यूक्रेन के लिए स्वतंत्रता का वादा करते हुए डिफेंडर्स डे मनाया। एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों को अपने देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जो कुछ भी छीना गया है उसे वापस लिया जाएगा और कोई भी सैनिक कैद में नहीं रहेगा। 24 फरवरी से यूक्रेन पर किए गए रूस के आक्रमण ने हजारों लोगों की जानें ले ली हैं, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और कई शहरों में तबाही हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने शुक्रवार को रूस से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया है। आईएमएफ की संचालन समिति के अध्यक्ष नादिया कैल्विनो ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कारक है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक विकास को धीमा करने और मुद्रास्फीति को बढ़ाने के नए जोखिम पैदा कर दिए हैं।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के विरोध में यूक्रेन समर्थक स्पेन के बार्सिलोना में जमा हुए। एक वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को यूक्रेनी झंडे और बैनर पकड़े हुए दिखाया गया है, जिस पर लिखा था, यूक्रेन में रूसी नरसंहार बंद करो। यूरोपीय आयोग मुख्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने यूरोप से यूक्रेन को अधिक हथियार देने का भी आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों को रूस पर आतंकवादी राष्ट्र का आरोप लगाते हुए भी सुना गया। चाड की राजधानी एंजामेना के सैकड़ों निवासियों को भारी बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बहुत से बाढ़ पीड़ित एक अस्थायी शिविर स्थापित करने के लिए सूखी जमीन की तलाश में सिर पर अपने सामान लेकर पैदल ही घर से निकल पड़े। इस साल चाड में 30 से भी अधिक वर्षों में सबसे अधिक बारिश हुई है। खबरें खेल जगत से है। भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट एशिया कप की खिताबी भिड़ंत आज होगी। भारत और श्रीलंका की टीम महिला एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार आमने सामने होगी। भारतीय टीम ने अभी तक खेले गए सभी 8 संस्करणों के फाइनल में जगह बनाई है, जिसमें 6 बार टीम इंडिया एशियाई चैंपियन भी बनी है, जबकि श्रीलंका अपने पहले खिताब के इंतजार में है। शनिवार को महिला एशिया कप T20 के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से मात दी और इस तरह भारत और श्रीलंका की टीमें महिला एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार आमने सामने होंगी। गौरतलब है कि ये महिला एशिया कप का 8वां संस्करण है और टीम इंडिया सभी 8 संस्करण 93 रन से अपने नाम किया। साल 2006 में भारत मेजबान था और एक बार फिर भारत और श्रीलंका की टीमों की भिड़ंत हुई और इस बार भी नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा कि पिछले 2 संस्करणों में था। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 8 विकेट से मात दी। 2008 में ये टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला गया और भारत और श्रीलंका की टीमें फाइनल में पहुंची, यानी शुरुआती 4 संस्करणों में वनडे फॉर्मेट में हुई इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें ही प्रतिद्वंदी थी। साल 2008 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 177 रन से शिकस्त दी। 2012 से ये प्रतियोगिता T20 प्रारूप में खेली जाने लगी और चीन पहली बार इस प्रतियोगिता का मेजबान बना। फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को खिताबी मुकाबले में 18 रन से हराया। 2016 में थाईलैंड में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। 2018 में फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराया। भारत के इतर बांग्लादेश ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बनी थी। अब भारत के सामने एक बार फिर से श्रीलंका है और उम्मीद की जा रही है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। महिला एशिया कप के T20 फॉर्मेट के फाइनल में पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। भारत और श्रीलंका के T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमें 22वीं बार आमने सामने आ चुकी हैं। इसमें से भारत ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका ने 4 मैच जीते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। महिला एशिया कप में दोनों ही टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं। तीनों मैच भारत ने जीते। ऐसे में कागजों पर तो भारत का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है और टीम इंडिया अपने 7वें एशियाई खिताब के बेहद करीब भी है। भारत और श्रीलंका 2 ही ऐसी टीमें हैं जो 2004 से लेकर अब तक महिला एशिया कप खेल रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।